Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is HUF and tax planning. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका एक सेपरेट पैन नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो क्या है ये HUF का एक सेपरेट पैन नंबर? कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ये बिजनेस करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, और क्या इसकी टैक्स रिटर्न फाइल होती है? टैक्स कंप्लायंस के अंदर, टैक्सेशन के अंदर क्या इन टर्म्स ऑफ रुपीज इसका बहुत बेनिफिट होता है? अच्छा, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक अलग से पैन नंबर क्रिएट हो जाए जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, तो तो अगर आपका इनकम टैक्स का स्लैब 30% का है और इस स्लैब के अंदर आ गए, तो पता लगे कि पहले 7 लाख तक, 9 लाख तक टैक्स का रेट ही 0% या 10% है, तो आप कितना टैक्स बचा गए उसके ऊपर? एक सेपरेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है। और क्या क्या उसके अंदर कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, आज के सेशन को हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आया कहाँ से? कैश फ्लो कम्युनिटी, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट वो कहते हैं एक बार जगमोहन बता दो। बार बार सुनने में आता है कि क्या तुम HUF की रिटर्न भी फाइल करते हो? लेकिन ना पूरी क्लैरिटी थी नहीं, है नहीं, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है। कि जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, जगमोहन सिंह, तो मेरी अपनी पर्सनल इनकम टैक्स तो रिटर्न जाती जाती है। अब मेरा परिवार है, तो क्या मैं एक और पैन नंबर ले सकता हूं और एक और अपने परिवार की रिटर्न फाइल कर सकता हूं? जैसे मेरी अपनी टैक्स अप टू 10 लाख 30% से नीचे का टैक्स स्लैब है, तो तो एक और नया टैक्स स्लैब क्रिएट हो जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल है? चलो, ऐसा है, समझ लेते हैं आज इसको अच्छे तरीके से, बहुत ही ढंग से, तरीके से आज इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि HUF की फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और ये एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट इंडिया के अंदर है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही है, और कहीं वर्ल्ड में नहीं है। जहां भी टैक्सेशन होती है वहां पर या तो वो कंपनी होगी, या तो पार्टनरशिप फर्म होगी, या तो वो इंडिविजुअल होगा, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। जैसे US में चले जाओ तो LLC होगी, C कॉर्प होगी। लेकिन ये एक परिवार, एक फैमिली, फैमिली अपने आप में एक अलग से टैक्स का स्ट्रक्चर है उसके नाम से। जैसे इंडिया में पैन नंबर मिलता है और बाहर कहीं भी नहीं मिलता। देखिए, इसका कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, उसमें अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं। तो क्या HUF के लिए भी ऐसा कोई कोडिफाइड लॉ है ना? तो फिर क्या है? ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक फैमिली को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा दिया गया है, कि वो कहते हैं कि आप उसके नाम से भी इनकम अर्न कर सकते हो, जिसके ऊपर उसके मेंबर्स का और आपको पार्टनर्स का हक होता है। अब वो क्या होता है, अब समझते हैं। इंडिया में आप हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख्स हैं। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये इनके ऊपर एप्लीकेबल है। अब कैसे पता लगेगा कि कोई हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है? तो वो कहते हैं कि जिस आप रिजीम को फॉलो करते हैं ना, तो हम मान लेंगे कि आप एलिजिबल हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। तो फिर क्रिएशन कैसे होगी इसकी? अलग से पैन नंबर कैसे आएगा इसका? बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा? इसके नाम से बिजनेस कैसे करेंगे? समझो। देखो, इसकी क्रिएशन ना बाय लॉ हो रही है, और उसके लिए क्या होना जरूरी है? मैरिज होगी। मैरिज के बाद एक चाइल्ड आएगा। अब वो बेटा हो या बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैरिज हो गई, पहला चाइल्ड हो गया। तो जैसे ही पहला चाइल्ड हुआ, तो आप ना अब एलिजिबल हो एक सेपरेट लीगल एंटिटी ओपन करने के लिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप किसी को एक सेपरेट परिवार की संपत्ति मानते हो, तो उसमें कॉर्पस होना चाहिए, यानी कि उसकी अपनी कैपिटल होनी चाहिए, उसकी अपनी पूंजी होनी चाहिए।
अब शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो उसका कॉर्पस कैसे क्रिएट होगा? देखिए ऐसा है, कॉर्पस क्रिएट करने के लिए क्या है कि अब जब आपका परिवार है ना, तो आपको मान लीजिए किसी ने गिफ्ट कर दिया, कितना, 2,50,000 का गिफ्ट कर दिया, चलो 3 लाख का कर दिया। किसने गिफ्ट किया? जो भी आपका फ्रेंड है, उसने अपने जेन्युइन सोर्स यानी कि अपने सेविंग अकाउंट से चेक काट के दिया आपको कि लो जी मैं आपका दोस्त हूँ, और ये लो जी आपको मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। और उसने आप आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आपको गिफ्ट किया। अब सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अगर कोई भी चीज एज ए गिफ्ट रिसीव की जाती है विदाउट कंसिडरेशन, वो इनकम टैक्सेबल हो जाती है, रेसिपिएंट के हाथ में इनकम कहलाती है, तो कहलाए। क्योंकि इतने तक तो कोई टैक्स ही नहीं है, यानी कि जितने तक की टैक्स की स्लैब्स है वहां पर तो कोई टैक्स ही नहीं है। तो क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले क्या हमें देखना है? मैरिज हो चुकी है, एक चाइल्ड आ चुका है, और गिफ्ट रिसीव हो रही है। अब गिफ्ट जो रिसीव होनी चाहिए वो कहाँ पर रिसीव होगी? आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो रही है। अब उसके लिए आप क्या करने वाले हो? एक एफिडेविट तैयार होगा, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट तैयार होगा। उसमें से डिक्लेयर किया जाएगा, जैसे एक फॉर्मेट दे दूंगा मैं आपको, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। डिक्लेरेशन कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की डिक्लेरेशन में आई जगमोहन सिंह इज द कर्ता ऑफ द एचयूएफ विच हैज द फॉलोइंग को पार्टनर्स। आपका नाम आ गया एज ए कर्ता, वाइफ का नाम आ गया एज ए मेंबर, बच्चे का नाम आ गया एज ए को पार्सनर्स। एक डिक्लेरेशन है, फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। तो वो लेकर अब आप कहाँ पर जा रहे हो? अब आप बैंक में अकाउंट खोल सकते हो जस्ट बाय दैट डिक्लेरेशन। अच्छा, उस डिक्लेरेशन के बेसिस के ऊपर आप एक पैन नंबर अप्लाई कर सकते हो। इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर फॉर्म 49A फिलअप करोगे आप ऑनलाइन, जिसके अंदर आपने डिक्लेयर किया, साइन किया, अब इसके नाम के ऊपर एक सेपरेटली पैन नंबर एलोकेट हो जाएगा और तीनों के नाम आ जाएंगे पहले चाइल्ड के ऊपर ही। अगर ऑलरेडी बच्चे हैं, आज तक बनाई नहीं है, कोई बात नहीं, आज बना लो। यानी कि HUF की क्रिएशन तो उसी समय हो गई थी जब शादी हुई और एक बच्चा हुआ, तो वो क्रिएटेड है। हाँ, आपने एफिडेविट नहीं बनाया, आपने पैन नंबर के लिए अप्लाई नहीं किया, आपने बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया, वो आपकी श्रद्धा, आपकी मर्जी, लेकिन बाय लॉ तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है, आपकी ऑलरेडी है। यानी कि आप हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जैनी हैं, तो आप ऑलरेडी, आपकी HUF है। जब आपका परिवार है तो आप कह रहे हो कि इसका मतलब मेरे फादर की भी है। हाँ हाँ, वो है, तो उसका एक सेपरेट पैन नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब आपने समझ आ गई कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया, ये तो बाय लॉ हमारे पास एक राइट है, हमने उसका बैंक अकाउंट और पैन नंबर नहीं लिया हुआ तो ले लो। लेकिन उसके अंदर ये याद रखना कि अगर आप उसके अंदर कॉर्पस क्रिएट कर रहे हो तो वो कहाँ कहाँ से क्रिएट होगा? कि ये गिफ्ट कहीं से बाहर से आती है। आप कहते हो बाहर से क्यों? फिर इसका करता ही अपने सेविंग अकाउंट से चेक काट के दे दे, करता ही गिफ्ट कर दे। देखो ऐसा है, एक सेक्शन 64 है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, वो क्या कहता है कि अगर 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 HUF के मेंबर ही HUF को गिफ्ट देते हैं तो क्लबिंग ऑफ इनकम होगी। अब ये क्या होता है क्लबिंग ऑफ इनकम? मान लीजिए आपने अपने सेविंग अकाउंट में से 10 लाख रुपए का चेक इशू किया HUF के नाम पे, अब HUF के बैंक अकाउंट ने FD करा दी बैंक में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा ना, वो इंटरेस्ट जो है वो गिफ्ट देने वाले की इनकम कहलाएगा, अगर विद इन दी फैमिली गिफ्ट दिया गया है। लोग ऐसा करते थे ना कि FD करा दी वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे, HUF के नाम पे, मतलब कमा खुद रहे हैं, उनके नाम पे करा दी, और उनके नाम पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उनको समझ में आ रहा है कि चलो उसकी टैक्स की एग्जम्पशन है तो वहां पर इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, मैंने अपनी इनकम डाइवर्ट कर दी। अगर आप इनकम डाइवर्ट कर रहे हो यानी कि एसेट दे रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो वो इनकम आप ही के अंदर काउंट होगी। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गई कि मैं कंपनी का करता हूं, और अगर मैंने गिफ्ट किया खुद HUF के सेविंग अकाउंट के अंदर, तो उसकी जो इनकम जनरेट होगी वो मेरी इनकम में क्लब हो जाएगी, क्लबिंग क्लबिंग क्लबिंग, सेक्शन 64 के अंदर।
हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है कि वो इनकम क्लब होगी, लेकिन उस इनकम के ऊपर जो इनकम कमाई जाएगी ना, वो क्लब नहीं होगी। वो क्लब नहीं होगी। तो इसलिए कुछ लोग ये भी करते हैं कि गिफ्ट कर दिया एचईएफ को, उसके बाद टैक्स फ्री आरबीआई के बॉन्ड आया करते थे, या इस तरह की और भी चीजें हैं, तो जैसे पीपीएफ है, बाकी चीजें हैं जो टैक्स फ्री होता है, तो इसको दे दिया, और वो बॉन्ड के ऊपर टैक्स फ्री इनकम आई, और वो बॉन्ड और बढ़ गए, और अब उसके ऊपर जो इनकम जनरेट हो रही है, वहां से जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो उसकी इनकम में क्लब नहीं होती। आप कह रहे हो जगोन, सीधी सी बात है, आप ये कह रहे हो कि मैरिज के बाद जो वन चाइल्ड है, कॉर्पस हो गया, बाहर से एक गिफ्ट लिया 10,000 का, लाख का, 2.5 लाख का, दोस्त यार से जेन्युइनली अपने बैंक अकाउंट में जमा कराया, और अब इस एचयूएफ के नाम से जो सच में इनकम जनरेट होनी है, वो एचयूएफ बिजनेस इनकम जनरेट करेगा। अगर मेंबर करता है गिफ्ट, तो क्लबिंग हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ना विल भी कर देते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरा सारा का सारा पैसा इस एचयूएफ के पास चला जाए, इस परिवार के पास चला जाए, तो थ्रू विल भी इसके पास कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। तो सिंपली आपने क्या किया था, डिक्लेयर किया एफिडेविट के द्वारा। तो असली मुद्दे पे आते हैं कि बेनिफिट है क्या। देखो, सबसे पहला बेनिफिट मैंने आपको बताया कि सेपरेट पैन नंबर, सेपरेट एसएससी, इंडिविजुअल की तरह, एचईएफ की तरह अलग से उसकी रिटर्न जानी है, उसका एक अलग से टैक्स स्लैब है। ये देखो, ये होते हैं ना टैक्स स्लैब, ये मैंने निकाला टैक्स का स्लैब। रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये मैं चला गया जगमोहन सिंह एंड एसोसिएट की साइड पे, रेट ऑफ इनकम टैक्स चला गया। जो प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 23-24, इसके अंदर क्या है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, एचयूएफ। तो जो टैक्स का स्लैब इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, वही टैक्स का स्लैब एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो क्या है, 3 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं, 3 से 6 5% का टैक्स है, 6 से 9 10% का टैक्स है, 9 से 12 15%, और 12 से 15 20%, और 15 से ऊपर 30%। सोचो, अगर 15 लाख रुपए तक की भी इनकम है, तो टैक्स स्लैब क्या है, कुछ नहीं। यहां तक तो कुछ, मान लीजिए ये इनकम अगर आपकी इनकम में होती, आपके बिजनेस की इनकम होती, तो टैक्स लग जाता ठीक ठाक। लेकिन यहाँ तो 15 लाख तक 20% का टैक्स का स्लैब है अभी, 115 बीएसई के हिसाब से, न्यू रिजीम के हिसाब से, और 15 लाख के ऊपर 30% का है। तो अप टू 15 लाख की रिटर्न तो जानी चाहिए एचयूएफ की। तो कहाँ से इनकम आएगी उसकी, एचयूएफ की इनकम आएगी उसकी बिजनेस के द्वारा, बिजनेस के द्वारा उसकी इनकम आएगी। विच मीन्स कि आप जो एग्जम्पशन ले गए, तो आप क्या कर सकते हो, एक ट्रेड नेम डिसाइड कर सकते हो अपने एचईएफ का। तो आप कह रहे हो कि किस नाम से, मतलब बैंक अकाउंट किस नाम से खुलेगा। बैंक अकाउंट ना आप अपने ट्रेड नेम से खोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने बिजनेस का नाम रखा दर्शन इंटरप्राइजेस, रख लो। आपने लिखा कि गोपाल दास ट्रेडिंग कंसर्न, गोपाल दास इंटरप्राइज, जो भी नाम रखना है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, माइंड पावर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, या माइंड पावर फाइनेंशियल्स, माइंड, तो जो जो भी, मतलब ट्रेड नेम है, आप समझ गए हो। आप कह रहे हो कि मैं एक बिजनेस का नाम डिसाइड करूंगा, जो भी डिसाइड करूंगा, वो आप डिसाइड करो। डिसाइड करके उसका जो ओनर होगा, उसका जो प्रोप्राइटर होगा, वो कौन होगा, एचयूएफ, किसका पैन नंबर लगेगा, उसका। अब इस एचयूएफ का जो करता है, वो साइन करेगा। जैसे कि इंडिविजुअल है, अगर वो कोई बिजनेस करता है एज ए प्रोप्राइटरशिप के अंदर, तो साइन कौन करता है, वो इंडिविजुअल करता है। अब एचयूएफ के अंदर कौन साइन करेगा, उसका कर्ता साइन करेगा, उसका कर्ता, जिसने यानी कि फादर साइन करेंगे। तो आप कह रही है तो बड़ा सिंपल हो गया, तो मुझे तो क्या करना चाहिए, यानी कि मैं दो बिजनेस चला सकता हूँ, एक मेरा अपना जो बिजनेस चल ही रहा है, चाहे वो प्रोवाइडरशिप में चल रहा है, चाहे वो पार्टनरशिप में चल रहा है, चाहे वो एलएलपी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसका एक बिजनेस चल रहा है, एक और बिजनेस का नाम आपने सोचा, उसका सेपरेट पैन नंबर हो गया, सेपरेट जीएसटी नंबर हो गया, सेपरेट बैंक अकाउंट हो गया, सेपरेट नाम हो गया। तो हो सकता है कि आपका जो मेन बिजनेस है वो फ्रंट एंड कंपनी हो, और एचयूएफ आपकी बैक एंड कंपनी हो। तो मान लीजिए
आपकी फ्रंट एंड कंपनी में ट्रेडिंग होती है और एचयूएफ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है और वाइस वर्सा, आपकी मेन कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग होती है और यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग हो सकती है, या ऑल टुगेदर सेपरेट बिजनेस हो सकता है ना। आपस में करो, आप बोलो कि मुझे डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग का ध्यान रखना है, रिलेटेड पार्टी के साथ में मुझे ट्रांजैक्शन नहीं करनी है तो मत करो। अगर कर भी लेते हो तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक कि वो आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर है, जब तक कि उसका रेट वही है जो पब्लिकली ट्रेडेड रेट होता है आपकी गुड्स और सर्विसेज का, तो आप क्या करोगे, सेपरेट नाम आ गया। तो ये जुगनू, ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, ये तो बिल्कुल सही काम हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो मेरे बड़े सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर करता हूँ, फिर वहां पे प्रॉफिट आता है और वहीं पे रह जाता है। तो ये एचयूएफ के अंदर बिजनेस होगा तो बढ़िया है। तो ये इनकम जो है वो बिलोंग करेगी आपके परिवार को, और करता तो आप ही हो, ऑथराइज सिग्नेटरी आप ही हो, तो करते चले जाओ। और यहाँ पर एक सेक्शन भी है, सेक्शन 44 AD। 44 AD कहता है कि अगर आप 8% ऑफ द टोटल टर्नओवर दिखाते हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ एज पर लॉ है और करना ही चाहिए। हमारे देश का कानून इंकरेज कर रहा है कि आपको बिजनेस करने के लिए सरकार फैसिलिटी बेनिफिट दे रही है, करो एकदम ढंग से करो, प्रॉपर करो, टैक्स रिजीम को फॉलो करते हुए सही तरीके से आप इस काम को कर सकते हो। लेकिन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है भी तो कभी इतना दिमाग लगाया ही नहीं, अब लगा लो। तो आप कह रहे हो कि जगमोहन सबसे बड़ा बेनिफिट या सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, अगर तुम बड़े सिंपल भाषा में स्पष्ट बोलना चाहो तो ये एचईएफ की कहानी है क्या। अरे कुछ नहीं, एचईएफ का मतलब है एक आपको अलग से पैन नंबर मिल जाएगा। अब जो पैन नंबर मिल गया है तो आप उस पैन नंबर के अगेंस्ट में आप एक ट्रेड का नेम डिसाइड कर लो, और जो भी आपने बिजनेस करना है तो एक लीगल एंटिटी उस नाम से खुल के करंट अकाउंट खोलो और अपना काम करते जाओ। उसके अंदर जो आपका मेन बिजनेस चल रहा है चलता रहेगा। अब इसकी सेपरेट रिटर्न जाएगी और 15 लाख रुपए तक की इनकम जो है इस एचयूएफ के अंदर आएगी। अब 15 लाख के ऊपर 30% लगता है। अगर आप अकेले इनकम कर रहे होते तो 15 लाख के ऊपर तो 30% टैक्स लग ही रहा था। पहले वो 10 लाख था ना, 10 लाख के ऊपर 30% लगता था पिछले साल तक। अभी वो न्यू स्लैब के अंदर उसकी लिमिट चेंज हुई है, तो वहां पर 30% टैक्स लगता है। तो इधर फिर दोबारा से आपको बेनिफिट मिल गया, तो टैक्स बच गया। तो ये सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। इसकी सेपरेट अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करना चाहते हो तो सेक्शन 44 AD है, सिंपल जितनी टर्नओवर है उसका 8% प्रॉफिट जो है वो टैक्सेबल होता है। तो आप कह रहे हो कि कोई इसके अंदर सावधानियां भी बरतनी है। हाँ हाँ, कोई सावधानियां है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो भी आपको बताता हूँ। लेकिन आप ये समझ लो कि इनकम आई कहाँ से, इनकम आएगी बिजनेस से। इनकम आ सकती है जो आपने ट्रेड नेम डिसाइड किया है, और इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम भी तो हो सकती है। मान लीजिए एचयूएफ ने जो प्रॉफिट कमाया, पैसा कमाया, अब इसके पास पैसे आ गए। अब एचयूएफ जो है ये पैसा लोन पे दे दे आपकी एलएलपी को, लोन पे दे दे आपकी पार्टनरशिप फर्म को, लोन दे दे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म को, वहां चला गया। अब आपकी जो कंपनी है वो आपकी एचयूएफ को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उसको वहां पे खर्चा मिल गया और यहाँ आपकी एचयूएफ की इनकम होनी शुरू हो गई। तो यानी कि आपका कॉर्पस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, नंबर वन बिजनेस इनकम कमा रहे हो, नंबर टू इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हो एचयूएफ के अंदर। लेकिन ना थोड़ी सी सावधानी आपने बरतनी है कि एचयूएफ जो है वो प्रोफेशनल इनकम नहीं कर सकती। मतलब क्या हुआ कि आप, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं और आपने एक एचयूएफ बना ली, और इधर डॉक्टर की इनकम आपके पर्सनल नाम से भी आती है, उधर डॉक्टर की इनकम एचयूएफ के नाम से आती है ना। नो प्रोफेशनल इनकम इन एचयूएफ इज अलाउड, क्योंकि वो तो कर्ता की इनकम मानी जाएगी ना। दूसरा, नो कमीशन इनकम। ये देखो, ये जो आता नहीं 31 मार्च को कमीशन की एक एंट्री डाल देते हैं, अरे एंट्री वेंट्री कुछ नहीं करनी, जेन्युइनली काम करना है, वो वाली कमीशन मत डालना इसके अंदर। कमीशन डाल ली एचयूएफ के अंदर 15 लाख की, 10 लाख की, ना, नो कमीशन, कोई कमीशन नहीं एचयूएफ के अंदर। हाँ, एचयूएफ अगर आड़तीय का काम करता है, आड़तीय यानी कि जो सब्जियां फल फ्रूट मंडी के अंदर खरीदते बेचते हैं, रेगुलर ट्रांजेक्शन होती है, तो आपके पास रेगुलर थ्रू आउट द ईयर पैसे आते रहते हैं डिफरेंशियल अमाउंट के, वो हो सकता है। लेकिन कोई प्रोफेशनल इनकम नहीं, कोई कमीशन इनकम नहीं हो सकती इसके अंदर। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो ना एचयूएफ के नाम के ऊपर, तो खरीद सकते हो, कोई टेंशन नहीं है।
कर्ता ऑन बिहाफ ऑफ एचयूएफ प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना कि मैं पर्सनली एडवाइज नहीं करता एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदना। मतलब कोई ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं, वैसे अगर खरीद भी ली है तो भी ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई प्रॉपर्टी एचयूएफ के नाम पर होती है ना, जब आप उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हो, और जो खरीदने वाला बायर होता है ना इस प्रॉपर्टी को, तो उसका जो वकील होता है वो ना थोड़ी कागजी कार्रवाई बढ़वा देता है। वो कहता है देखो जी, आप एचयूएफ के नाम की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कर्ता के तो साइन करवा लो, साथ में एक पेपर और तैयार करवा लो कि इस एचयूएफ के अंदर जितने भी को पार्टनर हैं उनके भी अलग से साइन करवा लो कि देखो जी, कर्ता जो है प्रॉपर्टी सही बेच रहा है और हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि एचयूएफ का जो कॉर्पस है, एचयूएफ की जो कैपिटल है, उसके ऊपर अधिकार तो सभी का ही है, जितने भी उसके मेंबर हैं। यानी कि हस्बैंड का भी उतना ही है, वाइफ का भी उतना ही है, और बच्चों का भी उतना ही है। तो जो अपना करता है वो तो एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द एचयूएफ। तो इसलिए एचयूएफ की प्रॉपर्टी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इतनी भी नहीं आती वैसे, कुछ लोग हैं, ठीक है। हाउएवर, अगर आप एचयूएफ के नाम पे प्रॉपर्टी रखते हो तो एचयूएफ को जो रेंटल इनकम आ रही है, तो तीसरा एक और सोर्स हो गया ना। पहला क्या था? बिजनेस, दूसरा क्या था? इंटरेस्ट, तीसरा क्या है? रेंटल। तो कर सकते हो, तो बहुत से लोगों ने किया भी हुआ है, क्या दिक्कत है? करो। अच्छा, जब एचयूएफ का पार्टीशन होता है ना, यानी कि आप डिमांड कर सकते हो पार्टीशन, इस जो संपत्ति उसके नाम पर है, और कभी ऐसा हुआ कि फुल पार्टीशन डिमांड कर लिया, तो एचयूएफ के अंदर भी बड़ा क्लियर है, सन और डॉटर का राइट इसमें भी इक्वल है। अब तो लॉ ने कर दिया ना 2005 के बाद, सन डॉटर सबके इक्वल राइट हैं प्रॉपर्टी के अंदर। जब एचयूएफ का पार्टीशन होगा तो इक्वल है, यानी कि डॉटर अगर मैरिड है और उसकी अपनी फैमिली चल रही है, उसके बावजूद भी एचयूएफ के पार्टीशन में उस डॉटर का उतना ही हक है जितना कि बेटे का हक है। अरे आपके घर में जो बहू आई है उसके ऊपर भी तो है। हाँ ठीक है, ये बोलते हैं ना। यस। चलिए एनीवे, तो वहां पर खैर बेटियां तो क्या करती हैं, वो कहती कोई बात नहीं जी, आप अपने परिवार को चलाओ जी, कोई टेंशन नहीं है। तो वो तो चलो आपकी फैमिली बॉन्डिंग हो गई, बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, एचयूएफ की, क्या आपके पास सेपरेटली फाइल क्रिएटेड है? अगर नहीं क्रिएटेड है तो क्रिएट करो। अगर क्रिएटेड है तो उसमें इनकम कितनी आती है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितनी आ रही है? क्या रिटर्न फाइल कर रहे हो? उस रिटर्न का सोर्स क्या है? सोर्स क्या है उस रिटर्न का? कहाँ से इनकम आती है? ऐसे मत करना कुछ भी हवा में दिखा देना, ऐसे नहीं। प्रॉपर प्रॉपर बिजनेस करना है। ये कोई टैक्स इवेजन की सेशन नहीं है, ये टैक्स प्लानिंग का सेशन है, ये अवेयरनेस का सेशन है, जिसके अंदर अब आपकी जो टैक्स प्लानिंग शीट बन रही है, उस टैक्स प्लानिंग शीट में एक आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, उसका पैन नंबर है। एक आपकी एलएलपी हो सकती है, उसका पैन नंबर है। एक आपकी एचयूएफ हो सकती है, उसका पैन नंबर है। अब एचयूएफ आपकी भी हो गई, आपके ब्रदर की भी हो गई, आपके फादर की भी हो गई, तीन तीन एचयूएफ हो सकती है आपके पास। उसके बाद आपका अपना इंडिविजुअल का पैन नंबर हो गया, आपकी वाइफ इंडिविजुअल है उसका पैन नंबर हो गया, आपने एक ट्रस्ट बनाई हुई है उसका पैन नंबर हो गया। तो आपकी टैक्स प्लानिंग शीट के अंदर देखो कितनी बढ़िया एक सिस्टम बन के सामने आ गया। अब जो इनकम आ रही है, अब जो प्रॉपर्टी खरीदी है, वो मान लो एचयूएफ के नाम पे खरीदी है आपने, और वो एचयूएफ ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, लैंड, वो आपने अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किराए पर दी हुई है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब किराया देती है तो उसको पूरी छूट मिलती है डिडक्शन की, वो पूरा पूरी छूट मिलती है खर्चे की। अब वो किराया जब एचयूएफ के पास आता है, तो यहाँ पहला बेनिफिट क्या हुआ? रेंट के ऊपर सीधा सीधा 30% डिडक्शन मिल गई, पहली बात। दूसरा, जब एचयूएफ के अंदर इनकम आई तो वहां पर 15 लाख तक टैक्स का स्लैब ही कम था, 20% से भी कम था, कहीं 10% था, कहीं एग्जाम था। तो हो गई ना प्लानिंग पूरी की पूरी, कितना टैक्स आपने प्लान कर लिया। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? फंड को रोटेट करना है। फंड को रोटेट करने के लिए आपके पास एक एलएलपी कंपनी है, और उस कंपनी ने कुछ तो चलो आपको पैसे कैपिटल विड्रा करते हो। अगर आपको कैपिटल विड्रा नहीं करनी, तो ये वाली कंपनी एचयूएफ को लोन दे सकती है, लोन तो दे ही सकती है, गिफ्ट लेने में दिक्कत है, लोन में क्या दिक्कत है? लोन ले सकती है। अब उसने आगे उसको यूटिलाइज कर लिया, और जैसे जैसे उसको बिजनेस इनकम के थ्रू पैसे आएंगे तो वापस कर देगी लोन को। तो ये भी हो सकता है।
एचयूएफ ने इनकम कमाई, ये उठा के पैसे उसने आपकी एलएलपी को पैसे दे दी, उसके ऊपर उसकी इंटरेस्ट इनकम आनी स्टार्ट हो गई। आपने एक नई पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसके अंदर आप एज ए इंडिविजुअल पार्टनर हो और आपकी एचयूएफ भी उसके अंदर पार्टनर, एक थर्ड एंटिटी और खड़ी हो गई। आपने पार्टनरशिप बनाई, वाइफ उसके अंदर पार्टनर है और एचयूएफ उसके अंदर पार्टनर है, उसका कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। मतलब कि एचयूएफ का अगर आप ढंग से प्लान करें टैक्स प्लानिंग के हिसाब से और ट्रांजैक्शंस को क्रिएट करने के लिए, या आप कहते हो ना मुझे एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर बनाना है, आपको विदेशों में भी कंपनी खोलनी है, तो इंडिया में खोलनी है, कहीं पे आपने कहीं पे एसोसिएट होना है, तो एक मैंने सेपरेट पैन नंबर जनरेट करके आपको दे दिया है एचयूएफ के अंदर। तो गुरप्रीत जी आपकी ये क्वेरी थी कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर। तो कैश फ्लो कम्युनिटी में जब क्वेश्चन आएगा तो उसका तो फिर डिटेल के अंदर आंसर आएगा ही आएगा ना। अगर आप भी कैश फ्लो कम्युनिटी का अभी तक पार्ट नहीं हो और आप बिजनेस ओनर हो, तो ये लो, करो व्हाट्सएप ऐड मीन कैश फ्लो कम्युनिटी, 9811269798 के ऊपर ये व्हाट्सएप भेज दो, मेरी टीम और मैं ऐड कर देंगे उसके अंदर। ये मेरा ही मोबाइल नंबर है और आपको पर्सनलाइज्ड अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए, पर्सनलाइज्ड, तो JSAonline.in के अंदर आपने रजिस्टर तो कर ही लेना है, कर ही लेना है। चलिए ठीक है, और अब हम इस कंटेंट को करते हैं कंप्लीट, और मैं पूछता हूं अब जो मेरे साथ इस समय लाइव हैं, जो लाइव हैं, तो आप मुझे बताओ कि आज की सेशन में कोई क्वेश्चन है क्या? अगर कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दो क्वेश्चन। और कैसा लगा आज का सेशन वो भी बता सकते हो, और आज के सेशन से क्या ओपन अप हो रहा है वो भी आप लिख सकते हो जो मेरे साथ में लाइव है। ये लाइव अपॉर्चुनिटी है। चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं अपने जो 5 AM अर्ली मॉर्निंग, क्या बात है, आप तो ना कमाल करते हो जी, जो लाइव आकर पार्टिसिपेट करते हो, पूरा एंजॉय करते हो आप नई से नई नॉलेज को। हाँ, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी एंजॉय करने वाले हैं, वो कौन सा कम करने वाले हैं। बट जरा फटाफट से गुड मॉर्निंग हेलो कर लें चंदू यादव जी। एचयूएफ वे टू सेव इनकम टैक्स, एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू चंदू जी। कल मैंने देखा आप अकाल तख्त साहिब में थे और वहां पर मैंने आपकी फोटो आपने भेजी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। सुरेंद्र नामदेव जी कह रहे हैं अमेजिंग ऑसम सेशन, ये आपको। सुरेंद्र जी मैं देख रहा हूँ आप बड़े ही कंसिस्टेंट हैं, बड़े ही रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, एंड संजय जी आपकी भी कंसिस्टेंसी है, थैंक यू। तो अनिल अग्रवाल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आज के सेशन में आपका। जबरदस्त संजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड इस नॉलेज के सिलसिले के अंदर अब नेक्स्ट सैटरडे मैं एक और बड़ा प्यारा लेकर आने वाला हूँ, बहुत प्यारा एक 5 AM का कैश फ्लो का मास्टरी का सेशन लेकर आऊंगा, जिसके ऊपर ना पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना टैक्स प्लानिंग, यानी कि कैश फ्लो तब इंप्रूव होगा जब हमारा टैक्स ढंग से क्रिएट हो जाएगा और एक स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड मैं एक सेशन लेने आने वाला हूँ कैपिटल गेन के ऊपर। चलिए, तो विकास जी कह रहे हैं थैंक्स फॉर लवली सेशन, थैंक यू। सुरेंद्र जैन जी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। के महेश्वरी जी, इंक्लूजन ऑफ ट्रेड नेम विद 4480 वाज ए न्यू नॉलेज, यस यस यस, नया ट्रेड नेम, क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं है ना पीछे एचयूएफ काम कर रही क्या कर रहा है, सामने तो बिजनेस का नाम ही है मोहनदास इंटरप्राइज या ब्रिलियंट इंटरप्राइजेस, कुछ भी रखो। आनंद गुप्ता जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, ग्रेट नॉलेज एंड एचयूएफ, थैंक यू। भरत अरोड़ा जी, अरे वाह, एक्सीलेंट सेशन, कल आपसे मिलके भी बड़ा अच्छा लगा भरत जी। जब आप इतने डीप क्वेश्चन डिस्कशन करते हो ना और ब्रिक बाय ब्रिक चीजें बिल्टअप होती हैं, तो ना केवल आपके क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं बल्कि मेरी भी कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन बढ़ रही होती है विद योर क्वेश्चंस। कैन एचयूएफ टू इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इक्विटी, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जी, यस एग्जैक्टली, एचयूएफ भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है डायरेक्टली शेयर्स और इक्विटी के अंदर। 30 मिनट हो गए हैं, 5:30। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप ही कहते हो ना 30 मिनट की रिकॉर्डिंग सेशन किया करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट 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 सेशन के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पार्टिसिपेट करने के लिए, बाय।